हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस में मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री मतलब चैप्टर 1 में जो केमिस्ट्री है उसमें केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग कैसे होता है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था जिसमें स्टेप्स बताए थे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और उसको बैलेंस। तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा रहता है उसका फार्मूला मतलब जो एलिमेंट्स के बेस पर या नोटेशन के बेस पर उसका कैसे होता है वो चीज़, और उसके बाद उसको बैलेंस करना सिखाऊंगा इसमें। तो मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बता रहा हूँ इसमें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि 4 एग्जांपल्स मैं इसमें पुट करूँगा और चारों एग्जांपल डिफरेंट काइंड ऑफ है जिसमें बैलेंस करने के लिए मैं क्या प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ वो मैं हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा। तो इसमें कंटिन्यू रहिएगा। तो ये जनरली एक क्वेश्चन आंसरिंग टाइप से क्वेश्चंस है, यानी मैं क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस का आंसरिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको बैलेंस कैसे करोगे वो चीज़। तो ये पर्टिकुलर पार्ट 3 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। ऊपर दिए गए आइकॉन्स में आपको दिखेगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरह से होता है और कैसे काम करता है तो देखते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम लोग पहला देख रहे हैं कि अगर सपोज कर लो हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। तो यानी पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है दैट इज बीइंग एन केमिकल इक्वेशंस आपको लिखना है एंड देन बैलेंस देम, और उसके बाद बोल रहा है उसको बैलेंस करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो आंसर होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जैसे ऐसी मैं 4 क्वेश्चन आपको कंटिन्यूएशन में दिखाऊंगा, मैं सॉल्व कराऊंगा। तो कंटिन्यू रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करके। तो प्रैक्टिस करने से आपको आप इजीली सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई इक्वेशन आता सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस यानी H होता है कंबाइंस विद द नाइट्रोजन गैस, जैसे टू फॉर्म एन अमोनिया। अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाते हैं तो अमोनिया बनता है। जैसे एक इक्वेशन है, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लिखा जाता है, नाइट्रोजन को N2 में लिखा जाता है, और जब हमारे पास अमोनिया बनता है NH3 बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गया, नाइट्रोजन 1 हो गया। तो इसका मतलब होता है कि ये जो आपके हिसाब से इक्वेशन फॉर्म में इट्स ओके, बट ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं कहलाता है। यानी इक्वेशन में कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स होते हैं राइट हैंड साइड में भी उतने ही होने चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था। बैलेंस यानी इक्वलाइज होना चाहिए। लेकिन ये जो होता है इक्वेशन, अगर केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं इट्स ओके, बट इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे इट्स नॉट ओके। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो देखते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 साइड होता है। एक साइड आप देख सकती है कि ये जो हमारा साइड होता है दिस इज नोन एज एन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो एलिमेंट्स है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 ही एलिमेंट्स है, एक होता है H है और दूसरा होता है N। तो इन दोनों का हम जो होता है नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है उसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमारे पास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 2 है। अब उसी तरह से हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ नीचे, और हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि 3 है, तो मैं यहाँ पे आपको 3 लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने जो गिवन है, जो दिया हुआ है एक नॉर्मल इक्वेशन में, उसको अब इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करते समय हमको ध्यान देना पड़ता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो मैक्सिमम होता है उसको हम यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो उसको यूज़ करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप जो कम साइड होता है उसमें उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 2 है तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 मल्टीप्लाई कर देने से नॉर्मली ये क्या हो जाएगा 6। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि ये जो लिखा हुआ है इस लिखे हुए को अगर आप ऐसे एक बॉक्स की तरह मानते हैं तो इसका मतलब है जो भी चीज़ें मैं लिखूंगा, जैसे मैं इसका इस चारों ओर बॉक्स बना देता हूँ और इसके भी चारों ओर मैं बॉक्स बना देता हूँ। इसका मतलब है अब मैं कोई अगर नंबर लिखूंगा तो इस बॉक्स के बाहर लिखूंगा। इसका मतलब होता है कि वो नंबर बॉक्स के अंदर जो भी होगा एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाइड्रोजन में इंटू 3 किया, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी ये था, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से मैं 3 लिख दूंगा। तो 3 लिख देने से पता चल जाता है कि हाइड्रोजन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे ही रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के केस में मैं 3 इंटू करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू हो जाता है 6 हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा हाइड्रोजन की वैल्यू अब क्या हो गया, हमारे पास सीधी सी बात है 6 हो गया। तो अब यहाँ पे 6 हो गई तो ये अनबैलेंस हो गया, तो अब यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए हमने एक शुरुआत किया है, इसको मैं ऐसा करके छोड़ देता हूँ अभी। अब आते हैं नाइट्रोजन के केस में। तो नाइट्रोजन के केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है जो कि अनबैलेंस है। और मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू जो होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई कर देने से हमारे पास क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 2 आ जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि मुझे कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब ये जो बॉक्स है यानी n, मतलब जिस साइड का हम n ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐड किए, प्रोडक्ट में इंटू किए। प्रोडक्ट में किस में इंटू किए, नाइट्रोजन में। तो इसका मतलब होता है कि मैं खाली नाइट्रोजन में इंटू ना करके इस बॉक्स के बाहर इंटू करूंगा। तो इस बॉक्स के बाहर मैं इंटू करूंगा तो देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 आ गया। तो जैसे ही मैं बॉक्स के बाद 2 रखता हूँ तो साथ ही साथ बॉक्स के अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि ये जो 2 है वो n के साथ तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 यहाँ पे बैठाया हमने। तो इसका मतलब होता है कि दिस 2 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद दिस हाइड्रोजन। तो ये 3 के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये 6 हो गया। तो यू कैन सी दैट कि जैसे ही मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करता हूँ वो भी प्रोडक्ट साइड में, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। यू कैन सी दैट यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे भी आपका 6 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है दोनों बैलेंस हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट एग्जांपल में बहुत सिंपल तरीके से कि मैं इसको कैसे सॉल्व किया हूँ। यानी हम 1 से शुरुआत करेंगे। अगर वो जैसे मैंने शुरुआत किया हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में रिएक्टेंट तो आपका बढ़ गया है लेकिन प्रोडक्ट आपका वही रह गया, यानी डिस्टर्बेंस हो गया। तो छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन पे चले जाते हैं। नाइट्रोजन पे चले जाते हैं और जैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया, यानी जब इसको बैलेंस किया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पहला अनबैलेंस हुआ था वो बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपको धीरे से 1 बाय 1 आगे बढ़ना है, फिर आपको रिपीट करना है। जैसे मैं हाइड्रोजन को सॉल्व किया, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन को सॉल्व करता हूँ और उसके बाद अगर फिर भी बैलेंस नहीं होता फिर से मैं हाइड्रोजन में जाऊँगा। तो यानी तब तक करना है जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता है। तो एक लेवल पे जाके वो बैलेंस होगा। इसका मतलब होता है अगर आपका इक्वेशन सही लिखे हो तो बैलेंस डेफिनेटली होगा। तो आफ्टर ऑल जो हमको रिजल्ट मिला, जो मैंने ऊपर लिखा है वो रिजल्ट आप देख सकते हैं। यू कैन सी दैट कि हमारे पास किस तरह से लिखा गया है। यहाँ पे हमने ये 3 लिखा है यहाँ पे, उसके बाद देखिए बैलेंस होने के बाद 2, तो यानी ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है दिस इज एक्चुअली नोन एज एन बैलेंस इक्वेशन। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया पहला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है, देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ये 1 रिएक्टेंट है और दूसरा एयर यानी ऑक्सीजन। तो यानी ये दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया और इसके बाद जो पानी आ रहा है ये प्रोडक्ट हो गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको मिल रहा है ये प्रोडक्ट हो गया। तो देखते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2H लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ऑक्सीजन, और आपके पास 2 ऑक्सीजन मतलब O2, फिर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है और पानी। तो यानी ये हो गया। अब मैंने सबसे पहले आपको यही बोला है कि आप क्या कीजिए, सबके आगे एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए। तो मैंने बॉक्स बना दिया ताकि जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो इस बॉक्स के बाहर ही मैं एलिमेंट लिखूंगा, इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखूंगा। बॉक्स के अंदर के सारे एलिमेंट जो होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान से दिए क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल है जिसमें कॉम्बिनेशंस आपको आएंगे, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस एग्जाम्पल पे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि रिएक्टेंट और जो आपके पास दूसरे साइड जो प्रोडक्ट है उनके बारे में आपको देना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब हमको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि इसके जो आपके पास एलिमेंट्स है वो लिखना है। हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ मैंने 2 एलिमेंट लिख दिया। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट मैंने लिख दिया हाइड्रोजन का।
फिर सल्फ़र यहाँ पे एक एलिमेंट आप देख सकते हो, दिस इज़ वन एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे वन एलिमेंट लिख दिया। यहाँ पे भी सल्फ़र का एक एलिमेंट है, तो मैंने भी यहाँ पे सल्फ़र का एक एलिमेंट लिख दिया। सिंपल सी बात है। और उसके बाद जो होता है ऑक्सीजन का यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे इस साइड यहाँ ऑक्सीजन का दो एलिमेंट है, यहाँ मैंने ये दो एलिमेंट को वहाँ लिख दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो होता है दो एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है, यानी टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मैंने लिख दिया। अब इस 3 एलिमेंट्स को मैं इस तरह से बाइफरकेट करता हूँ 2 + 1, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 पहले वाले से आया है और जो 1 है वो सेकंड वाले जो प्रोडक्ट है उससे आपको मिला है। तो इस तरह से तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। मैं इसको क्यों लिखा हूँ बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहला तो आपको देखना है कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र में भी आपका जो होता है बैलेंस है, हाइड्रोजन पहले बैलेंस है, सल्फ़र में भी 1-1 है, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो इक्वल है। बट ऑक्सीजन में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी बैलेंसिंग करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वैल्यू को लास्ट में आप बैलेंस कीजिएगा। उससे पहले अगर आप अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। तो ड्यूरिंग द नॉन अदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट को जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है बैलेंस हो जाता है। वन काइंड ऑफ सिंपल एक कैलकुलेशन है, आप अगर करोगे तो आपको एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को आप रेफर करेंगे तब जाके होगा। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी जो अदर एलिमेंट्स है, यानी जैसे हाइड्रोजन छोड़ देता है, हाइड्रोजन तो इक्वल है, सल्फर जो होता है वो भी इक्वल है, तो इसका मतलब है हमको ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को बैलेंस करने की आ जा रहा है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन ही अनबैलेंस्ड है तो हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था, जो मिनिमम वैल्यू है उसमें मैक्सिमम जो साइड है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करने से मेरी वैल्यू 6 हो गई। तो ऑटोमेटिकली मैं 3 कहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ऑक्सीजन कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन। तो यानी मैं यहाँ पे अब ऑक्सीजन के सामने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ। अब 6 होने से यहाँ 3 था तो यहाँ 6 हो गया, तो ये अनबैलेंस हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अब जो प्रोडक्ट साइड है इसको मैं बैलेंस करूँगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं ऑटोमेटिकली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, डेफिनेटली है 3 से 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 6 मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट मतलब ये जो 3 आया है वो 2 और 1 से आया, तो इसका मतलब ये जो 2 है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, विच मीन्स दैट मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यानी ये 6 आया है, ये आया है वैल्यू 6, लेकिन ये जो 6 वैल्यू है मैं उसको बता रहा हूँ कि ये 6 वैल्यू 2 × 2 प्लस 1 × 2 से आया है। तो इसका मतलब होता है कि मुझे ये जो चीज़ें हैं, यानी यहाँ पे पहले 1 था, सॉरी यहाँ पे मैं इसको काट के मैं लिख देता हूँ 2 × 1, ये मैंने शुरू में जोड़ दिया 2 × 1, ये 2 × 1 है। तो इसका मतलब है तो टोटल जो हमारे पास ये 6 है। अब ये जो 2 है और ये जो 2 है ये दोनों मैं अलग अलग जगह मैं मेंशन करूँगा। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया और साथ में मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी 2 अलग अलग प्रोडक्ट के सामने ये है। बिकॉज मेरा जो 3 ऑक्सीजन आया है वो 2 अलग अलग प्रोडक्ट से आया, उन दोनों को मैंने अलग अलग मेंशन किया। फिर से मैं बता रहा हूँ, अलग अलग मेंशन किया। जब मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो फिर ये दोनों 2 जो होता है शुरू में ही मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह से मैंने पहले के लिए ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो इस तरह से हमारे पास 2 × 4 और 2 × 2 यानी 6, टोटल 6 एलिमेंट हमको, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो जब मैं इसको ऑटोमेटिकली जब मैं इसको किया तो मेरा जो अब ऑक्सीजन का जो 6 है ये 6 और ऑक्सीजन का ये 6 दोनों बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब होता है कि इस लेवल में ऑक्सीजन को जो तो मैंने बैलेंस कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गया कि जब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस किया हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ सल्फ़र है, जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो सल्फ़र में क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो डेफिनेटली ये कौन से साइड में मल्टीप्लाई हो गया, रिएक्टेंट में, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया। अब जब मैं यहाँ पे 2 लिखा तो ये अनबैलेंस हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसी साथ ही साथ अगर हम कंटिन्यूएशन पे चलते हैं तो पहले जहाँ पे हाइड्रोजन 2 था अब ये हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यू कैन सी दैट ये भी अनबैलेंस हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या बताया था पहले कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस कीजिएगा, उससे पहले नॉन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। नॉन हाइड्रोजन में आपका क्या आता है, सल्फ़र, तो सल्फ़र को मैं पहले बैलेंस करूंगा। अब यहाँ पे सल्फ़र 1 है और रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 हो गया, तो इसका मतलब होता है कि मुझे मिनिमम जो है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है
2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सल्फ़र है वो यहाँ से आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऑटोमेटिकली जब 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो सल्फ़र 2 हो गया, ओ इट्स ओके। बट हाइड्रोजन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, 2 के बदले में 4 हो जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी आपका सल्फ़र जो होता है 4 हो गया और इधर भी आपका सल्फ़र जो होता है 4। तो इस तरह से हमने शुरुआत ऑक्सीजन से किया और उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो सल्फ़र डिस्टर्ब हो गया, हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में आप बैलेंस करेंगे, तो उससे पहले मैंने सल्फ़र को कंसीडर किया और सल्फ़र को कंसीडर करने के बाद उसको बैलेंस किया, तो उसको बैलेंस करने से ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इस वजह से हमको लास्ट चॉइस करने का मतलब जो लास्ट करने के लिए जो मैंने आपको बताया था उसका रियलाइजेशन आपको हो रहा होगा कि नॉन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने से ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो होता है उसको बैलेंस करने के चक्कर में वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से हमको जो रिजल्ट मिल रहा है, यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है उसी का ही यहाँ नीचे आपको दिख रहा है कि किस तरह से हो रहा है। तो आ जाते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट एंड उसके बाद जो होता है आपको ये मिलता है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब आते हैं इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट एंड ऑक्सीजन। तो इनको मैं अब 1 बाय 1 लिखूंगा, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे फाइनली। तो यहाँ पे आपके पास बेरियम है, यहाँ पे बेरियम 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पे भी आपका बेरियम 1 है तो मैं यहाँ पे बेरियम 1 लिखूंगा। ध्यान से लिखना है क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्लोरीन जो होता है यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन है और इस तरफ कहीं क्लोरीन नहीं है, तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन जो होता है वो हो गया 2 और यहाँ पे क्लोरीन आपके पास 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, मेंशन कर दिया 3। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखा और उसके बाद यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है तो मैंने यहाँ एल्युमिनियम 1 लिखा। उसके बाद जो होता है सल्फ़र जो होता है यहाँ पे आपके पास S है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सल्फ़र यहाँ पे 3 होगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे सल्फ़र यहाँ पे आपका 1 है सल्फ़र, तो ये हो गया 1 सल्फ़र। और ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हैं 4 बट बाहर में ब्रैकेट में 3 है तो 12 हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो होता है 4 है, आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ले लिया। तो एक बार अगर हम देखेंगे तो टोटल एलिमेंट क्या है आप टोटल कर लेंगे तो यहाँ से टोटल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन था, और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स यही है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को लास्ट में सॉल्व करेंगे, लास्ट में बैलेंस करेंगे, उससे पहले बाकी सब एलिमेंट्स को। तो शुरुआत करते हैं बेरियम से। बेरियम 1 है, नो प्रॉब्लम, हम छोड़ देते हैं। क्लोरीन से शुरू करते हैं। क्लोरीन में 2 है और यहाँ 3 अनबैलेंस है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किसी में भी बाइफर्केट करके नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये जो 2 है क्लोरीन वो एक ही प्रोडक्ट से आया है, यानी ये जो प्रोडक्ट है इसी से पूरा क्लोरीन आया आपका, तो इसीलिए यहाँ पे ओके है। अगर मान लो 2 अलग अलग जगह से क्लोरीन आता तो मैं यहाँ 2 पार्ट में लिखता, यहाँ सिंगल पार्ट में है तो ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए जो मिनिमम है उसमें मैक्सिमम वैल्यू को यानी जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 6 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो रिएक्टेंट साइड के आपके क्लोरीन जो होता है उस पर ऐड होना। तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन भी एक ही प्रोडक्ट से आया है, मतलब एक ही पार्ट से आया है, एक ही रिएक्टेंट है, वो वाला ये है बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे मैं क्या करूँगा 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करने से ऑटोमेटिकली बेरियम में भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये जो होता है वो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये वाला सॉल्व किया तो यहाँ 6 हुआ, लेकिन साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि हमारा जो बेरियम है उसमें ऑटोमेटिकली 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी बेरियम अब 3 हो गया। अब बेरियम अनबैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो हम क्लोरीन देख रहे हैं उसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, अब ये फिर से अनबैलेंस हो गया, तो मैं इसको पहले कंप्लीट करूँगा। तो मैं इसको क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी प्रोडक्ट साइड में जो क्लोरीन है वो ये है, तो मैं इसको
पूरे को मैं यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 का, तो मुझे प्रोडक्ट पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं पूरे में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये 6 हो गया, तो यानी क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन क्लोरीन बैलेंस होने के चक्कर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम में जो होता है, यहाँ पे नहीं होगा, मैं बाद में करूँगा। एल्यूमिनियम में मल्टीप्लाई हो गया, तो एल्यूमिनियम में कितना मल्टीप्लाई हो गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। ओके फाइन। तो देखिए ऑटोमेटिकली मैं दूसरे को बैलेंस कर रहा हूँ, तो जिससे कि एक दूसरा एलिमेंट बैलेंस हो गया, यानी एल्यूमिनियम जो अनबैलेंस था अब वो बैलेंस हो गया। अब चलिए चलते हैं, क्लोरीन बैलेंस हो गया है और बेरियम जो होता है वो अनबैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अभी छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पहले हम एक राउंड करेंगे, इस तरह से हम एक राउंड चलते हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर रिपीट करेंगे हम लोग। तो ये हो गया पहला। तो अब एल्यूमिनियम भी ओके हो गया, चलो हम ओके कर देते हैं। उसके बाद जो होता है ले रहे हैं, तो उसके बाद सल्फ़र को ले रहे हैं। सल्फ़र को जब हम ले रहे हैं तो ये अनबैलेंस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 मल्टीप्लाई करने से ये 3 हो गया। तो इसका मतलब है सल्फ़र यहाँ पे जहाँ पे है सल्फ़र, उस पर्टिकुलर जो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में आप जो होता है मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3। तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो सल्फ़र को मैंने बैलेंस किया, 3 मल्टीप्लाई किया, तो जिससे कि 2 एलिमेंट उसके साथ जो जुड़े हुए हैं बेरियम और ऑक्सीजन, ये भी इंक्रीज़ हो गए। तो जब बेरियम इंक्रीज़ हुआ तो मैंने यहाँ पे 3 अपने आप आ गया और 3 आने से ये 3 आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे सल्फ़र को बैलेंस किया तो ऑटोमेटिकली बेरियम भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे पहले 4 था, उसमें 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद जो होता है वो हो गया 12। तो आप देख सकते हैं 12। तो देखिए ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, यानी ऑक्सीजन को पहले मैंने कुछ नहीं किया, बाद में अपने आप वो बैलेंस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने पूरा बैलेंस किया तो सल्फ़र भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं कि 12 यहाँ पे 12 है, यहाँ 3 2 2 6 6 और 3 और 3। तो इसका मतलब है सारा चीज़ें मेरा अब बैलेंस हो गया। तो देखते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। 3BaCl2 Al2SO4 3 एंड 2ACl, देखिए जो मैंने ऊपर बनाया है उसका यहाँ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, कितना ईजी है इसको सॉल्व करना। चलिए एक लास्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने 3 एग्जाम्पल आपको समझाए। तो ये थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, जिससे आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको इसी तरीके का एक आध वीडियो और चाहिए जिसमें कि बैलेंसिंग का मैं अगर एक्सप्लेनेशन दूं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली लिखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।